नमस्कार, मैं हूं कंचन वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क। आज बात करेंगे दिल्ली के शराब घोटाले की। तो दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने ईडी को अपना जवाब भेज दिया है। उनकी पार्टी आप का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच एजेंसी का नोटिस गैरकानूनी है। यह बात आम आदमी पार्टी ने कही है। आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है, यानी उनके संग साजिशन ये सब कुछ किया जा रहा है। उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है। और आपने ये भी कहा है कि चुनाव से पहले नोटिस जारी करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, और उन्होंने इस नोटिस पर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले केस में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह तीसरा नोटिस जारी किया है। यानी 3 जनवरी को आज उन्हें पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इससे पहले 2 बार नोटिस मिलने पर भी वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इसी क्रम को जारी रखते हुए अरविंद केजरीवाल अब तीसरी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और उन्होंने इसे गलत बताया है, इसका विरोध किया है। इससे पहले भी ईडी ने 2 सम्मन भेजे थे उन्हें, अरविंद केजरीवाल को, और इस पर जो है अरविंद केजरीवाल ने लिखित जवाब भेजकर सवाल भी खड़े किए थे। वह सम्मन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। इससे पहले जो है केजरीवाल को 2 नवंबर और 21 दिसंबर 2023 को ईडी ने पेश होने के लिए सम्मन भेजा था, लेकिन वह जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। दूसरा सम्मन जब दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेजा गया, तो वह पंजाब को ध्यान में रखते हुए चले गए थे। ईडी इस मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यानी ये 2 बड़ी गिरफ्तारियां शराब घोटाले में, शराब नीति के घोटाले में पूर्व में ही हो चुकी हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दिल्ली की नई शराब नीति थी क्या, जिसको लेकर इस कदर सियासत गर्म है और लगातार गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। तो 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए थे और हर जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 27 दुकानें खुलती थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलती थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था, यानी सभी दुकानें प्राइवेट हो गई थी। इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। यानी दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह तर्क दिया था कि 3500 करोड़ का इससे फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। अब बात यह है कि घोटाले के आरोप लगे क्यों आप सरकार सवालों के घेरे में आई। तो मैं आपको बताता हूं, नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है। इस तरीके का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। 3 तरह से घोटाले की बातें सामने आ रही हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा आंकड़ों पर भी नज़र डालनी होगी, नज़र दौड़ानी होगी कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल लाइसेंस फीस में भारी इजाफा करके बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी पर लगा है। इसके साथ ही शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता था। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया। सरकार ने कई तरह की कैटेगरी बनाई। इसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता था। अब उदाहरण के लिए, पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी के लिए 5 करोड़ रुपए देने पड़े।
आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। ऐसा आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है और ईडी इसी मुद्दों पर जांच कर रही है। इससे छोटे दुकानदारों को नुकसान हुआ, उनकी दुकानें बंद हो गई और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला, यानी छोटे कारोबारी खत्म हो गए। विपक्ष का आरोप यह भी है कि इसके एवज में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अफसरों को शराब माफियाओं ने मतलब मोटी घूस दी, उनको कहीं ना कहीं मैनेज किया। तो ये बात भी जो है वो विपक्ष ने आरोप लगाया है। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान अब तेज हो गया है। इसी बीच इस मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल खड़े किए थे। आखिर शराब घोटाला है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। नई शराब नीति क्या थी, इसमें किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आम नेताओं पर क्या आरोप हैं जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच सवाल उठते हैं कि आखिर शराब घोटाला है क्या। बड़ी बात यह है कि और शराब नीति क्या है जिसको लेकर इतना बवंडर मचा हुआ है और इसमें भ्रष्टाचार, किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ, किन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार किया गया, ये सब जो है ये सब आपको बताते हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है दिल्ली में जो शराब नीति जो दिल्ली सरकार ने तैयार की थी उसको लेकर। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये शराब नीति थी क्या। तो मैं आपको बताता हूँ, 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत राजधानी में, जैसा मैंने पहले बताया, 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 27 दुकानें खुलनी थी, ये कैटेगरी रखी गई थी। इस तरह से कुल पूरे प्रदेश में अगर दिल्ली की बात करें तो 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में सभी जो शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था। यानी पहले दुकानें सरकारी भी थीं, 60% दुकानें जो हैं सरकारी थीं और 40% दुकानें प्राइवेट थीं। लेकिन हुआ क्या, पूरी 100% जो दुकानें हैं प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क इसके पीछे ये दिया था कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 3500 करोड़ का फ़ायदा होने वाला है, दिल्ली सरकार को 3500 करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा और इस बात को लेकर जो है वो तर्क दिया गया था। सरकार ने इसके लिए लाइसेंस की फ़ीस भी कई गुना बढ़ा दी थी और जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को, जैसा पहले मैंने आपको बताया, 25 लाख रुपए मात्र जाते थे, नई शराब नीति लागू होने के बाद ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा चुकाने पड़े, यानी कई गुना फीस बढ़ गई। इसी तरीके से इसकी कैटेगरी में लाइसेंस की फ़ीस में भी बढ़ोतरी हुई। तो इससे ये हुआ कि जो छोटे कारोबारी थे शराब के वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए और बड़े जो कारोबारी थे वो दिल्ली में पैदा हो गए। तो दिल्ली में ऐसा पैदा होने से इसी पर घोटाले में आरोप लग रहे हैं। तो नई शराब नीति में जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाने की बात कही जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया किस तरीके से फ़ायदा, भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है। इस तरह से घोटाले की बात सामने आ रही है। इसे समझने के लिए आंकड़ों की जो है वो बात कर लेते हैं कि आंकड़े किस तरीके से जो है बढ़ते चले गए और किस तरीके से जो है वो कुल मिलाकर इसमें भ्रष्टाचार का जो है वो आरोप लग रहे हैं। तो शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता था, पूर्व में भी ये व्यवस्था थी। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया। सरकार ने कई तरीके की कैटेगरी बनाई। इसके बाद शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए, यानी पहले पूर्व में जाते थे 25 लाख का भुगतान करना होता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद 5 करोड़ रुपए हो गई है। तो इसमें ये हुआ कि जो 25 लाख वाला जो छोटा दुकानदार था जो देता था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया और सीधा माना गया कि बड़े शराब कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से दिल्ली सरकार ने ये सब कुछ किया और इसके पीछे एक साजिश थी, इसके पीछे एक घोटाले का पूरा प्लान तैयार किया गया था, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और विपक्ष का आरोप ये भी है कि इसके एवज में आम आदमी पार्टी के नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम देकर उन्हें मैनेज किया, उन्हें घूस दी और इस नीति पर कहीं ना कहीं जो है वो अमल कराया गया। सरकार लगातार बता रही है कि ये फ़ायदे का सौदा है और 3500 करोड़ जो है वो सरकार को
फ़ायदा पहुंचा और पहुंचेगा इस नीति में जो लागू की गई उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठे और सवाल उठने के बाद जो है ये राजनीति जो है वो गर्मा गई। सरकार का यह भी तर्क है कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से सरकार को एकमुश्त राजस्व की कमाई हुई। इससे सरकार ने जो उत्पाद शुल्क और वैट घटाया था उसकी भरपाई हो गई, ऐसा तर्क भी दिया गया। खुदरा बिक्री में सरकारी राजस्व में भारी कमी होने का भी आरोप भाजपा ने लगाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया है। दूसरा आरोप अवैध शराब की बिक्री को लेकर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, पहले अगर 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपये में मिलती थी, तब इस एक बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33 रुपये 35 पैसे का मुनाफा होता था, जबकि 223 रुपये और 89 पैसे रुपये उत्पाद कर और 106 रुपये के वैट रूप में सरकार को मिलता था। मतलब एक बोतल पर सरकार को 329 रुपये और लगभग 90 पैसे का फायदा होता था। नई शराब नीति से सरकार के इसी मुनाफे में खेल होने का दावा किया जा रहा है। जो विपक्षी दल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका आरोप है। दावा है कि नई शराब नीति में वही 750 ml शराब की बोतल का दाम 530 रुपये से बढ़कर 560 रुपये हो गया। इसके अलावा रिटेल कारोबारी का मुनाफा भी 33 रुपये 35 पैसे से बढ़कर सीधे 263 रुपये 27 पैसे पहुंच गया। मतलब रिटेल कारोबारी को फ़ायदा 10 गुना से भी अधिक बढ़ गया। सरकार को मिलने वाला 329 रुपये और 90 पैसे लगभग का फ़ायदा घटकर 3 रुपये 78 पैसे रह गया। इससे 1 रुपये 88 पैसे उत्पाद शुल्क और 1 रुपये 90 पैसे वैट शामिल है इसमें। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई, उन पर क्या आरोप हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। शराब नीति घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया था। तब ईडी ने आरोप पत्र में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से के रूप में आम आदमी पार्टी के नेता के नाम का उल्लेख किया था। एजेंसी ने दावा किया था कि दिनेश अरोड़ा ने उन्हें बताया कि वह शुरू में संजय सिंह से मिले थे, जिसके जरिए वह बाद में एक रेस्तरां में एक पार्टी के दौरान मनीष सिसोदिया से मिले। आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि संजय सिंह के कहने पर चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए सिसोदिया को पैसे देने की व्यवस्था की थी उन्होंने। अरोड़ा के हवाले से शिकायत में यह भी कहा गया कि उन्होंने सिसोदिया से 5-6 बार बात की और संजय सिंह के साथ केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। मतलब ये बड़ा आरोप जो है ये सामने आया है। अब मनीष सिसोदिया का क्या आरोप है, मनोज सिसोदिया का क्या रोल पूरे इसमें, इस जो आबकारी नीति है उसमें है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी इसी घोटाले में हुई। सिसोदिया 26 फरवरी से सलाखों के पीछे हैं। पहले सीबीआई और बाद में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। सिसोदिया पर अनुच्छेद 120 यानी आपराधिक साजिश रचने, 177 धोखा देने की नीयत से कृत्य करने और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। ईडी ने आरोप लगाया कि साजिश निजी संस्थाओं को थोक व्यापार देने और उसी से 6% रिश्वत प्राप्त करने के लिए 12% मार्जिन तय करने की थी। इस मामले में मनीष सिसोदिया के साथ ही समीर, महेंद्र, विजय नायर, पी शरत चंद्र रेड्डी, विनय बाबू, अभिषेक बोयनपल्ली, अमित अरोड़ा और 21 कंपनियों सहित कुल 17 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है। तो अब तक 17 संस्थाएं जो हैं इसमें आरोपी बन चुकी हैं। तो अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई, इसको भी जान लेना जरूरी है। इनमें से मनीष सिसोदिया के अलावा विजय नायर, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा जैसे करीब 15 से अधिक लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई और ईडी अब तक इस मामले में इन लोगों को जेल भेज चुकी है, यानी 15 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। इसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्रन, राजेश जोशी, गौरतला भुजी बाबू, अमित अरोड़ा,
बेनाए बाबू फ्रांसीसी शराब कंपनी परनोट रिकॉर्ड के महाप्रबंधक हैं ये। पी सारथ रेड्डी अरविंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर, व्यवसायी अमनदीप थाल और व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली इसमें शामिल हैं। इस मामले में एजेंसियां 80 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी हैं। इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता भी शामिल हैं। कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। घोटाले की जांच कैसे शुरू हुई इस पर भी बात कर लेते हैं। तो नई जो शराब नीति थी के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की शिकायतें पाई गई थीं, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की इस मामले में सिफारिश करी थी। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-2022 सवालों के घेरे में आ गई थी। हालांकि नई शराब नीति के बाद में इसे बनाने और इसके क्रियान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच इसे रद्द कर दिया गया था। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर भी दर्ज की थी, यानी रिपोर्ट भी इस मामले में दर्ज की थी। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही हैं। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है। वहीं सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है, यानी दो एजेंसियां अलग अलग जांच कर रही हैं और अलग अलग उनका जो उनकी जो दिशा है वो अलग अलग है। और ये भी जानना जरूरी है कि 7 खामियां जो दिल्ली सरकार की जो सामने आई हैं उस पर जो है विपक्षी ने जो है मंशा पर उसकी सवाल उठाए हैं सरकार की, आप सरकार की। जब शराब घोटाले के मामले ने तूल पकड़ा तो केंद्र की सरकार ने भी इसकी जांच कराई। मुख्य सचिव ने जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की जो दिल्ली के उपराज्यपाल को 2 महीने पहले यानी भेजी गई थी। इस रिपोर्ट में भी 7 बिंदुओं पर सवाल उठाए गए थे। अब ये 7 बिंदु कौन कौन से हैं ये भी आपको बताते हैं। पहला, मनीष सिसोदिया के निर्देश पर आबकारी विभाग ने एक्सपर्ट जोन के L1 बिडर को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए। बिडर एक्सपोर्ट अथॉरिटीज से जरूरी एनओसी नहीं ले पाया था। इस ऐसे में उसके द्वारा जमा कराया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकारी खाते में जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बिडर को यह पैसा लौटा दिया। तो बड़ा आरोप, एक जो पहला आरोप है ये वो है। दूसरा आरोप है केंद्र सरकार ने मंजूरी लिए बिना आबकारी विभाग ने 8 नवंबर 2021 को एक आदेश जारी करके विदेशी शराब के रेट कैलकुलेशन का फार्मूला बदल दिया। बियर के प्रत्येक केस पर लगने वाली 50 रुपए की एक्सपोर्ट जो पास फीस होती है उसको हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसके चलते सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ, ये दूसरा आरोप है। तीसरा आरोप है कि टेंडर दस्तावेजों के प्रावधानों को हल्का करके 177 रिटेल लाइसेंसधारियों को वित्तीय फायदा पहुंचाया गया, वह भी तब जब लाइसेंस फी, ब्याज और पेनल्टी न चुकाने पर ऐसे लाइसेंस धारकों पर कार्रवाई होनी थी। यानी ये तीसरा बड़ा आरोप गंभीर है। चौथा आरोप जो है वो ये है कि सरकार ने दिल्ली के अन्य व्यवसायियों के हितों को दरकिनार करते हुए केवल शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर उनकी 144.36 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ़ कर दी, जबकि टेंडर दस्तावेजों में ऐसे किसी आधार पर शराब विक्रेताओं को लाइसेंस फीस में इस तरह की छूट या मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं था। गंभीर आरोप है, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो है वो उसका गड़बड़झाला हुआ। पांचवा जो आरोप है वो ये है कि सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के और किसी के साथ चर्चा किए बिना नई नीति के तहत हर वार्ड में शराब की कम से कम 2 दुकानें
खोलने की शर्त टेंडर में रख दी। बाद में एक्साइज विभाग ने केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना नॉन कन्फर्मिंग बॉन्डों के बजाय कन्फर्मिंग बॉन्डों में लाइसेंसधारियों को अतिरिक्त दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी। अब छठे आरोप की बात करते हैं तो सोशल मीडिया, बैनरों और होर्डिंग के जरिए शराब को बढ़ावा दे रहे लाइसेंस धारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह दिल्ली एक्साइज नियम 2010 के नियम 26 और 27 का बड़ा उल्लंघन देखने को मिला। सातवां जो आरोप है वो ये है, लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी किए बिना लाइसेंस धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए उनका ऑपरेशनल कार्यकाल पहले 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 31 मई 2022 तक किया गया और फिर इसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक कर दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से भी कोई मंजूरी नहीं ली गई। ये गंभीर आरोप है। बाद में आनन फानन में 14 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाकर ऐसे कई गैर कानूनी फैसलों को कानूनी जामा पहनाने का काम किया गया। शराब की बिक्री में बढ़ोतरी होने के बावजूद रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने के बजाय 37.51 यानी 37.51% जो है कम रेवेन्यू मिला। तो ये गंभीर आरोप जो हैं ये पूरी आबकारी नीति में देखने को मिले, जिसको लेकर जो है वो अरविंद केजरीवाल अब ईडी के निशाने पर हैं। उन्हें तीसरा समन भेजा गया लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने इसे जो है साजिश बताया है, साजिश का एक हिस्सा बताया है। उनकी पार्टी ने कहा है कि दरअसल चुनावी सभाओं में अरविंद केजरीवाल शामिल ना हों, उसमें शामिल ना हो पाएँ, इसके लिए ये साजिश रची जा रही है। और इस साजिश के तहत ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि ये आबकारी नीति उचित है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन जानबूझकर केंद्र सरकार और भाजपा जो विपक्षी भाजपा है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर जो है वो हमला बोल रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं, इसके साथ ही राज्यसभा सांसद जो है वो भी जेल की हवा खा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ये मामला अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो आगे की कार्रवाई क्या होती है, आगे किस तरीके से कार्रवाई बढ़ती है और इस मामले में क्या नतीजा सामने आता है। आज बात करेंगे दिल्ली के शराब घोटाले की। तो दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने ईडी को अपना जवाब भेज दिया है। उनकी पार्टी आप का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच एजेंसी का नोटिस गैरकानूनी है। यह बात आम आदमी पार्टी ने कही है। आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है, यानी उनके संग साजिशन ये सब कुछ किया जा रहा है। उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है। और आपने ये भी कहा है कि चुनाव से पहले नोटिस जारी करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, और उन्होंने इस नोटिस पर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले केस में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह तीसरा नोटिस जारी किया है। यानी 3 जनवरी को आज उन्हें पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इससे पहले 2 बार नोटिस मिलने पर भी वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इसी क्रम को जारी रखते हुए अरविंद केजरीवाल अब तीसरी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और उन्होंने इसे गलत बताया है, इसका विरोध किया है। इससे पहले भी ईडी ने 2 सम्मन भेजे थे उन्हें, अरविंद केजरीवाल को, और इस पर जो है अरविंद केजरीवाल ने लिखित जवाब भेजकर सवाल भी खड़े किए थे। वह सम्मन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। इससे पहले जो है केजरीवाल को 2 नवंबर और 21 दिसंबर 2023 को ईडी ने पेश होने के लिए सम्मन भेजा था, लेकिन वह जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। दूसरा सम्मन जब दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेजा गया तो वह पंजाब को ध्यान में रखते हुए चले गए थे। ईडी इस मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यानी ये 2 बड़ी गिरफ्तारियां शराब घोटाले में, शराब नीति के घोटाले में पूर्व में ही हो चुकी हैं।
तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दिल्ली की नई शराब नीति थी क्या, जिसको लेकर इस कदर सियासत गर्म है और लगातार गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। तो 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए थे और हर जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 27 दुकानें खुलती थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलती थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था, यानी सभी दुकानें प्राइवेट हो गई थी। इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा, यानी दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह तर्क दिया था कि 3500 करोड़ का इससे फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। अब बात यह है कि घोटाले के आरोप लगे क्यों आप सरकार सवालों के घेरे में आई। तो मैं आपको बताता हूं, नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है। इस तरीके का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। 3 तरह से घोटाले की बातें सामने आ रही हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा आंकड़ों पर भी नज़र डालनी होगी, नज़र दौड़ानी होगी कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल लाइसेंस फीस में भारी इजाफा करके बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी पर लगा है। इसके साथ ही शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता था। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया। सरकार ने कई तरह की कैटेगरी बनाई। इसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता था। अब उदाहरण के लिए पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी के लिए 5 करोड़ रुपए देने पड़े। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। ऐसा आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है और ईडी इसी मुद्दों पर जांच कर रही है। इससे छोटे दुकानदारों को नुकसान हुआ, उनकी दुकानें बंद हो गई और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला, यानी छोटे कारोबारी खत्म हो गए। विपक्ष का आरोप यह भी है कि इसके एवज में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी घूस दी, उनको कहीं ना कहीं मैनेज किया। तो ये बात भी जो है वो विपक्ष ने आरोप लगाया है। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान अब तेज हो गया है। इसी बीच इस मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल खड़े किए थे। आखिर शराब घोटाला है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। नई शराब नीति क्या थी, इसमें किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आम नेताओं पर क्या आरोप हैं जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच सवाल उठते हैं कि आखिर शराब घोटाला है क्या। बड़ी बात यह है कि और शराब नीति क्या है जिसको लेकर इतना बवंडर मचा हुआ है और इसमें भ्रष्टाचार, किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ, किन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार किया गया, ये सब जो है ये सब आपको बताते हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है दिल्ली में जो शराब नीति जो दिल्ली सरकार ने तैयार की थी उसको लेकर। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये शराब नीति थी क्या। तो मैं आपको बताता हूँ, 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत राजधानी में, जैसा मैंने पहले बताया, 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। ये कैटेगरी रखी गई थी। इस तरह से कुल पूरे प्रदेश में अगर दिल्ली की बात करें तो 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में सभी जो शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था। यानी पहले दुकानें सरकारी भी थीं, 60% दुकानें जो हैं सरकारी थीं और 40% दुकानें प्राइवेट थीं। लेकिन हुआ क्या, पूरी 100% जो दुकानें हैं प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क इसके पीछे ये दिया था
कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 3500 करोड़ का फ़ायदा होने वाला है, दिल्ली सरकार को 3500 करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा, और इस बात को लेकर जो है वो तर्क दिया गया था। सरकार ने इसके लिए लाइसेंस की फ़ीस भी कई गुना बढ़ा दी थी, और जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को, जैसा पहले मैंने आपको बताया, 25 लाख रुपए मात्र जाते थे, नई शराब नीति लागू होने के बाद ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा चुकाने पड़े, यानी कई गुना फीस बढ़ गई। इसी तरीके से इसकी कैटेगरी में लाइसेंस की फ़ीस में भी बढ़ोतरी हुई, तो इससे ये हुआ कि जो छोटे कारोबारी थे शराब के, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए, और बड़े जो कारोबारी थे वो दिल्ली में पैदा हो गए। तो दिल्ली में ऐसा पैदा होने से इसी पर घोटाले में आरोप लग रहे हैं। तो नई शराब नीति में जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाने की बात कही जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया किस तरीके से फ़ायदा, भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है। इस तरह से घोटाले की बात सामने आ रही है। इसे समझने के लिए आंकड़ों की जो है वो बात कर लेते हैं कि आंकड़े किस तरीके से जो है बढ़ते चले गए, और किस तरीके से जो है वो कुल मिलाकर इसमें भ्रष्टाचार का जो है वो आरोप लग रहे हैं। तो शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता था, पूर्व में भी ये व्यवस्था थी। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया। सरकार ने कई तरीके की कैटेगरी बनाई। इसके बाद शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए, यानी पहले पूर्व में जाते थे 25 लाख का भुगतान करना होता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद 5 करोड़ रुपए हो गई है। तो इसमें यह हुआ कि जो 25 लाख वाला जो छोटा दुकानदार था, जो देता था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, और सीधा माना गया कि बड़े शराब कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से दिल्ली सरकार ने ये सब कुछ किया, और इसके पीछे एक साजिश थी, इसके पीछे एक घोटाले का पूरा प्लान तैयार किया गया था, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और विपक्ष का आरोप ये भी है कि इसके एवज़ में आम आदमी पार्टी के नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम देकर उन्हें मैनेज किया, उन्हें घूस दी, और इस नीति पर कहीं ना कहीं जो है वो अमल कराया गया। सरकार लगातार बता रही है कि ये फ़ायदे का सौदा है, और 3500 करोड़ जो है वो सरकार को फ़ायदा पहुंचा और पहुंचेगा इस नीति में जो लागू की गई उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठे, और सवाल उठने के बाद जो है ये राजनीति जो है वो गर्मा गई। सरकार का यह भी तर्क है कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से सरकार को एकमुश्त राजस्व की कमाई हुई। इससे सरकार ने जो उत्पाद शुल्क और वैट घटाया था उसकी भरपाई हो गई, ऐसा तर्क भी दिया गया। खुदरा बिक्री में सरकारी राजस्व में भारी कमी होने का भी आरोप भाजपा ने लगाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया है। दूसरा आरोप अवैध शराब की बिक्री को लेकर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, पहले अगर 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपये में मिलती थी, तब इस एक बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33 रुपये 35 पैसे का मुनाफा होता था, जबकि 223 रुपये और 89 पैसे रुपये उत्पाद कर और 106 रुपये के बैट रूप में सरकार को मिलता था। मतलब एक बोतल पर सरकार को 329 रुपये और लगभग 90 पैसे का फ़ायदा होता था। नई शराब नीति से सरकार के इसी मुनाफे में खेल होने का दावा किया जा रहा है। जो विपक्षी दल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका आरोप है। दावा है कि नई शराब नीति में वही 750 ml शराब की बोतल का दाम 530 रुपये से बढ़कर 560 रुपये हो गया। इसके अलावा रिटेल कारोबारी का मुनाफा भी 33 रुपये 35 पैसे से बढ़कर सीधे 263 रुपये 27 पैसे पहुँच गया। मतलब रिटेल कारोबारी को फ़ायदा 10 गुना से भी अधिक बढ़ गया। सरकार को मिलने वाला 329 रुपये और 90 पैसे लगभग का फ़ायदा घटकर 3 रुपये 78 पैसे रह गया। इससे 1 रुपये 88 पैसे उत्पाद शुल्क और 1 रुपये 90 पैसे बैट शामिल है इसमें। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई, उन पर क्या आरोप हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। शराब नीति घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया था। तब ईडी ने आरोप पत्र में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से के रूप में आम आदमी पार्टी के नेता के नाम का उल्लेख किया था।
एजेंसी ने दावा किया था कि दिनेश अरोड़ा ने उन्हें बताया कि वह शुरू में संजय सिंह से मिले थे, जिसके जरिए वह बाद में एक रेस्तरां में एक पार्टी के दौरान मनीष सिसोदिया से मिले। आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि संजय सिंह के कहने पर चुनाव के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए सिसोदिया को पैसे देने की व्यवस्था की थी उन्होंने। अरोड़ा के हवाले से शिकायत में यह भी कहा गया कि उन्होंने सिसोदिया से 5-6 बार बात की और संजय सिंह के साथ केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। मतलब ये बड़ा आरोप जो है ये सामने आया है। अब मनीष सिसोदिया का क्या आरोप है, मनोज सिसोदिया का क्या रोल पूरे इसमें, इस जो आबकारी नीति है उसमें है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी इसी घोटाले में हुई। सिसोदिया 26 फरवरी से सलाखों के पीछे हैं। पहले सीबीआई और बाद में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। सिसोदिया पर अनुच्छेद 120 यानी आपराधिक साजिश रचने, 177 धोखा देने की नीयत से कृत्य करने और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। ईडी ने आरोप लगाया कि साजिश निजी संस्थाओं को थोक व्यापार देने और उसी से 6% रिश्वत प्राप्त करने के लिए 12% मार्जिन तय करने की थी। इस मामले में मनीष सिसोदिया के साथ ही समीर, महेंद्र, विजय नायर, पी शरत चंद्र रेड्डी, विनय बाबू, अभिषेक बोयनपल्ली, अमित अरोड़ा और 21 कंपनियों सहित कुल 17 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है। तो अब तक 17 संस्थाएं जो हैं इसमें आरोपी बन चुकी हैं। तो अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई, इसको भी जान लेना जरूरी है। इनमें से मनीष सिसोदिया के अलावा विजय नायर, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा जैसे करीब 15 से अधिक लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई और ईडी अब तक इस मामले में इन लोगों को जेल भेज चुकी है, यानी 15 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। इसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्रन, राजेश जोशी, गौरतला भुजी बाबू, अमित अरोड़ा, बेनाय बाबू फ्रांसीसी शराब कंपनी परनोट रिकॉर्ड के महाप्रबंधक हैं ये, पी सारथ रेड्डी, अरविंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर, व्यवसायी अमनदीप थाल और व्यवसायी अभिषेक बोयनपल्ली इसमें शामिल हैं। इस मामले में एजेंसियां 80 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी हैं। इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता भी शामिल हैं। कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। घोटाले की जांच कैसे शुरू हुई इस पर भी बात कर लेते हैं। तो नई जो शराब नीति थी के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की शिकायतें पाई गई थीं, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की इस मामले में सिफारिश करी थी। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-2022 सवालों के घेरे में आ गई थी। हालांकि नई शराब नीति के बाद में इसे बनाने और इसके क्रियान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच इसे रद्द कर दिया गया था। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर भी दर्ज की थी, यानी रिपोर्ट भी इस मामले में दर्ज की थी। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही हैं। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है। वहीं सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है, यानी दो एजेंसियां अलग अलग जांच कर रही हैं और अलग अलग उनका जो उनकी जो दिशा है वो अलग अलग है। और ये भी जानना जरूरी है कि 7 खामियां जो दिल्ली सरकार की जो सामने आई हैं उस पर जो है विपक्षी
ने जो है मंशा पर उसकी सवाल उठाए हैं सरकार की, आप सरकार की। जब शराब घोटाले के मामले ने तूल पकड़ा तो केंद्र की सरकार ने भी इसकी जांच कराई। मुख्य सचिव ने जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की जो दिल्ली के उपराज्यपाल को 2 महीने पहले यानी भेजी गई थी। इस रिपोर्ट में भी 7 बिंदुओं पर सवाल उठाए गए थे। अब ये 7 बिंदु कौन कौन से हैं ये भी आपको बताते हैं। पहला, मनीष सिसोदिया के निर्देश पर आबकारी विभाग ने एक्सपर्ट जोन के L1 बिडर को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए। बिडर एक्सपोर्ट अथॉरिटीज से जरूरी NOC नहीं ले पाया था। इस ऐसे में उसके द्वारा जमा कराया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकारी खाते में जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बिडर को यह पैसा लौटा दिया। तो बड़ा आरोप, एक जो पहला आरोप है ये वो है। दूसरा आरोप है केंद्र सरकार ने मंजूरी लिए बिना आबकारी विभाग ने 8 नवंबर 2021 को एक आदेश जारी करके विदेशी शराब के रेट कैलकुलेशन का फार्मूला बदल दिया। बियर के प्रत्येक केस पर लगने वाली 50 रुपए की इंपोर्ट जो पास फीस होती है उसको हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसके चलते सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ, ये दूसरा आरोप है। तीसरा आरोप है कि टेंडर दस्तावेजों के प्रावधानों को हल्का करके 177 रिटेल लाइसेंसधारियों को वित्तीय फायदा पहुंचाया गया, वह भी तब जब लाइसेंस फी, ब्याज और पेनल्टी न चुकाने पर ऐसे लाइसेंस धारकों पर कार्रवाई होनी थी। यानी ये तीसरा बड़ा आरोप गंभीर है। चौथा आरोप जो है वो ये है कि सरकार ने दिल्ली के अन्य व्यवसायियों के हितों को दरकिनार करते हुए केवल शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर उनकी 144.36 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ़ कर दी, जबकि टेंडर दस्तावेजों में ऐसे किसी आधार पर शराब विक्रेताओं को लाइसेंस फीस में इस तरह की छूट या मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं था। गंभीर आरोप है, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो है वो उसका गड़बड़झाला हुआ। पांचवा जो आरोप है वो ये है कि सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के और किसी के साथ चर्चा किए बिना नई नीति के तहत हर वार्ड में शराब की कम से कम 2 दुकानें खोलने की शर्त टेंडर में रख दी। बाद में एक्साइज विभाग ने केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना नॉन कन्फर्मिंग बॉन्डों के बजाय कन्फर्मिंग बॉन्डों में लाइसेंसधारियों को अतिरिक्त दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी। अब छठे आरोप की बात करते हैं तो सोशल मीडिया, बैनरों और होर्डिंग के जरिए शराब को बढ़ावा दे रहे लाइसेंस धारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह दिल्ली एक्साइज नियम 2010 के नियम 26 और 27 का बड़ा उल्लंघन देखने को मिला। सातवां जो आरोप है वो ये है लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी किए बिना लाइसेंस धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए उनका ऑपरेशनल कार्यकाल पहले 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 31 मई 2022 तक किया गया और फिर इसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक कर दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से भी कोई मंजूरी नहीं ली गई, ये गंभीर आरोप है। बाद में आनन फानन में 14 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाकर ऐसे कई गैर कानूनी फैसलों को कानूनी जामा पहनाने का काम किया गया। शराब की बिक्री में बढ़ोतरी होने के बावजूद रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने के बजाय 37.51 यानी 37.51% जो है कम रेवेन्यू मिला। तो ये गंभीर आरोप जो हैं ये पूरी आबकारी नीति में देखने को मिले, जिसको लेकर जो है वो अरविंद केजरीवाल अब ईडी के निशाने पर हैं। उन्हें तीसरा समन भेजा गया लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने इसे जो है साजिश बताया है, साजिश का एक हिस्सा बताया है। उनकी पार्टी ने कहा है कि दरअसल चुनावी सभाओं में अरविंद केजरीवाल शामिल ना हों, उसमें शामिल ना हो पाएँ, इसके लिए ये साजिश रची जा रही है। और इस साजिश के तहत ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि ये आबकारी नीति उचित है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन जानबूझकर केंद्र सरकार और भाजपा जो विपक्षी भाजपा है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर जो है वो हमला बोल रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं, इसके साथ ही राज्यसभा सांसद जो है
वो भी जेल की हवा खा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ये मामला अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो आगे की कार्रवाई क्या होती है, आगे किस तरीके से कार्रवाई बढ़ती है और इस मामले में क्या नतीजा सामने आता है। आज बात करेंगे दिल्ली के शराब घोटाले की। तो दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। केजरीवाल ने ईडी को अपना जवाब भेज दिया है। उनकी पार्टी आप का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच एजेंसी का नोटिस गैरकानूनी है। यह बात आम आदमी पार्टी ने कही है। आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है, यानी उनके संग साजिशन ये सब कुछ किया जा रहा है। उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है। और आपने ये भी कहा है कि चुनाव से पहले नोटिस जारी करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, और उन्होंने इस नोटिस पर भी सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले केस में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह तीसरा नोटिस जारी किया है। यानी 3 जनवरी को आज उन्हें पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इससे पहले 2 बार नोटिस मिलने पर भी वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इसी क्रम को जारी रखते हुए अरविंद केजरीवाल अब तीसरी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और उन्होंने इसे गलत बताया है, इसका विरोध किया है। इससे पहले भी ईडी ने 2 सम्मन भेजे थे उन्हें, अरविंद केजरीवाल को, और इस पर जो है अरविंद केजरीवाल ने लिखित जवाब भेजकर सवाल भी खड़े किए थे। वह सम्मन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। इससे पहले जो है केजरीवाल को 2 नवंबर और 21 दिसंबर 2023 को ईडी ने पेश होने के लिए सम्मन भेजा था, लेकिन वह जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। दूसरा सम्मन जब दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेजा गया तो वह पंजाब को ध्यान में रखते हुए चले गए थे। ईडी इस मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। यानी ये 2 बड़ी गिरफ्तारियां शराब घोटाले में, शराब नीति के घोटाले में पूर्व में ही हो चुकी हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दिल्ली की नई शराब नीति थी क्या, जिसको लेकर इस कदर सियासत गर्म है और लगातार गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। तो 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए थे और हर जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 27 दुकानें खुलती थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलती थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था, यानी सभी दुकानें प्राइवेट हो गई थी। इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। यानी दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने यह तर्क दिया था कि 3500 करोड़ का इससे फायदा होगा। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। अब बात यह है कि घोटाले के आरोप लगे क्यों आप सरकार सवालों के घेरे में आई। तो मैं आपको बताता हूं, नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है। इस तरीके का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। 3 तरह से घोटाले की बातें सामने आ रही हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा आंकड़ों पर भी नज़र डालनी होगी, नज़र दौड़ानी होगी कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल लाइसेंस फीस में भारी इजाफा करके बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी पर लगा है। इसके साथ ही शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता था। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया। सरकार ने कई तरह की
कैटेगरी बनाई। इसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता था। अब उदाहरण के लिए पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी के लिए 5 करोड़ रुपए देने पड़े। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। ऐसा आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है और ईडी इसी मुद्दों पर जांच कर रही है। इससे छोटे दुकानदारों को नुकसान हुआ, उनकी दुकानें बंद हो गई और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला, यानी छोटे कारोबारी खत्म हो गए। विपक्ष का आरोप यह भी है कि इसके एवज में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अफसरों को शराब माफियाओं ने मतलब मोटी घूस दी, उनको कहीं ना कहीं मैनेज किया। तो ये बात भी जो है वो विपक्ष ने आरोप लगाया है। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान अब तेज हो गया है। इसी बीच इस मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल खड़े किए थे। आखिर शराब घोटाला है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था। नई शराब नीति क्या थी, इसमें किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आम नेताओं पर क्या आरोप हैं जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच सवाल उठते हैं कि आखिर शराब घोटाला है क्या। बड़ी बात यह है कि और शराब नीति क्या है जिसको लेकर इतना बवंडर मचा हुआ है और इसमें भ्रष्टाचार, किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ, किन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार किया गया, ये सब जो है ये सब आपको बताते हैं। और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है दिल्ली में जो शराब नीति जो दिल्ली सरकार ने तैयार की थी उसको लेकर। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये शराब नीति थी क्या। तो मैं आपको बताता हूँ, 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत राजधानी में, जैसा मैंने पहले बताया, 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 27 दुकानें खुलनी थी, ये कैटेगरी रखी गई थी। इस तरह से कुल पूरे प्रदेश में अगर दिल्ली की बात करें तो 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में सभी जो शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था। यानी पहले दुकानें सरकारी भी थीं, 60% दुकानें जो हैं सरकारी थीं और 40% दुकानें प्राइवेट थीं। लेकिन हुआ क्या, पूरी 100% जो दुकानें हैं प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क इसके पीछे ये दिया था कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 3500 करोड़ का फ़ायदा होने वाला है, दिल्ली सरकार को 3500 करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा और इस बात को लेकर जो है वो तर्क दिया गया था। सरकार ने इसके लिए लाइसेंस की फ़ीस भी कई गुना बढ़ा दी थी और जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को, जैसा पहले मैंने आपको बताया, 25 लाख रुपए मात्र जाते थे, नई शराब नीति लागू होने के बाद ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा चुकाने पड़े, यानी कई गुना फीस बढ़ गई। इसी तरीके से इसकी कैटेगरी में लाइसेंस की फ़ीस में भी बढ़ोतरी हुई। तो इससे ये हुआ कि जो छोटे कारोबारी थे शराब के वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए और बड़े जो कारोबारी थे वो दिल्ली में पैदा हो गए। तो दिल्ली में ऐसा पैदा होने से इसी पर घोटाले में आरोप लग रहे हैं। तो नई शराब नीति में जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाने की बात कही जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया किस तरीके से फ़ायदा, भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है। इस तरह से घोटाले की बात सामने आ रही है। इसे समझने के लिए आंकड़ों की जो है वो बात कर लेते हैं कि आंकड़े किस तरीके से जो है बढ़ते चले गए और किस तरीके से जो है वो कुल मिलाकर इसमें भ्रष्टाचार का जो है वो आरोप लग रहे हैं। तो शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता था, पूर्व में भी ये व्यवस्था थी। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया। सरकार ने कई तरीके की कैटेगरी बनाई। इसके बाद शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए, यानी पहले पूर्व में जाते थे 25 लाख का भुगतान करना होता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद 5 करोड़ रुपए हो गई है। तो इसमें यह हुआ कि जो 25 लाख वाला जो छोटा दुकानदार था, जो देता था, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया और सीधा माना गया कि बड़े शराब कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से दिल्ली सरकार ने ये सब कुछ किया और इसके पीछे एक साजिश थी, इसके पीछे एक घोटाले का पूरा प्लान तैयार किया गया था, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और विपक्ष का आरोप ये भी है कि इसके एवज़ में
आम आदमी पार्टी के नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम देकर उन्हें मैनेज किया, उन्हें घूस दी और इस नीति पर कहीं ना कहीं जो है वो अमल कराया गया। सरकार लगातार बता रही है कि ये फ़ायदे का सौदा है और 3500 करोड़ जो है वो सरकार को फ़ायदा पहुंचा और पहुंचेगा इस नीति में जो लागू की गई उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठे और सवाल उठने के बाद जो है ये राजनीति जो है वो गर्मा गई। सरकार का यह भी तर्क है कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से सरकार को एक मुश्त राजस्व की कमाई हुई, इससे सरकार ने जो उत्पाद शुल्क और वैट घटाया था उसकी भरपाई हो गई, ऐसा तर्क भी दिया गया। खुदरा बिक्री में सरकारी राजस्व में भारी कमी होने का भी आरोप भाजपा ने लगाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया है। दूसरा आरोप अवैध शराब की बिक्री को लेकर है। उदाहरण के लिए मान लीजिए पहले अगर 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपये में मिलती थी, तब इस एक बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33 रुपये 35 पैसे का मुनाफा होता था, जबकि 223 रुपये और 89 पैसे रुपये उत्पाद कर और 106 रुपये के बैट रूप में सरकार को मिलता था। मतलब एक बोतल पर सरकार को 329 रुपये और लगभग 90 पैसे का फ़ायदा होता था। नई शराब नीति से सरकार के इसी मुनाफे में खेल होने का दावा किया जा रहा है। जो विपक्षी दल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका आरोप है। दावा है कि नई शराब नीति में वही 750 ml शराब की बोतल का दाम 530 रुपये से बढ़कर 560 रुपये हो गया। इसके अलावा रिटेल कारोबारी का मुनाफा भी 33 रुपये 35 पैसे से बढ़कर सीधे 263 रुपये 27 पैसे पहुंच गया। मतलब रिटेल कारोबारी को फ़ायदा 10 गुना से भी अधिक बढ़ गया। सरकार को मिलने वाला 329 रुपये और 90 पैसे लगभग का फ़ायदा घटकर 3 रुपये 78 पैसे रह गया। इससे 1 रुपये 88 पैसे उत्पाद शुल्क और 1 रुपये 90 पैसे बैट शामिल है इसमें। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई, उन पर क्या आरोप हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। शराब नीति घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया था। तब ईडी ने आरोप पत्र में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से के रूप में आम आदमी पार्टी के नेता के नाम का उल्लेख किया था। एजेंसी ने दावा किया था कि दिनेश अरोड़ा ने उन्हें बताया कि वह शुरू में संजय सिंह से मिले थे, जिसके जरिए वह बाद में एक रेस्तरां में एक पार्टी के दौरान मनीष सिसोदिया से मिले। आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि संजय सिंह के कहने पर चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए सिसोदिया को पैसे देने की व्यवस्था की थी उन्होंने। अरोड़ा के हवाले से शिकायत में यह भी कहा गया कि उन्होंने सिसोदिया से 5-6 बार बात की और संजय सिंह के साथ केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। मतलब ये बड़ा आरोप जो है ये सामने आया है। अब मनीष सिसोदिया का क्या आरोप है, मनोज सिसोदिया का क्या रोल पूरे इसमें, इस जो आबकारी नीति है उसमें है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी इसी घोटाले में हुई। सिसोदिया 26 फरवरी से सलाखों के पीछे हैं। पहले सीबीआई और बाद में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। सिसोदिया पर अनुच्छेद 120 यानी आपराधिक साजिश रचने, 177 धोखा देने की नीयत से कृत्य करने और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। ईडी ने आरोप लगाया कि साजिश निजी संस्थाओं को थोक व्यापार देने और उसी से 6% रिश्वत प्राप्त करने के लिए 12% मार्जिन तय करने की थी। इस मामले में मनीष सिसोदिया के साथ ही समीर, महेंद्र, विजय नायर, पी शरत चंद्र रेड्डी, विनय बाबू, अभिषेक बोयनपल्ली, अमित अरोड़ा और 21 कंपनियों सहित कुल 17 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है। तो अब तक 17 संस्थाएं जो हैं इसमें आरोपी बन चुकी हैं। तो अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई, इसको भी जान लेना जरूरी है। इनमें से मनीष सिसोदिया के अलावा विजय नायर, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा जैसे करीब 15 से अधिक लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई और ईडी अब तक
इस मामले में इन लोगों को जेल भेज चुकी है, यानी 15 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। इसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्रन, राजेश जोशी, गौरतला भुजी बाबू, अमित अरोड़ा, बेनाए बाबू, फ्रांसीसी शराब कंपनी परनोट रिकॉर्ड के महाप्रबंधक हैं ये, पी सारथ रेड्डी, अरविंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर, व्यवसायी अमनदीप थाल और व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली इसमें शामिल हैं। इस मामले में एजेंसियां 80 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी हैं। इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता भी शामिल हैं। कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी हैं। घोटाले की जांच कैसे शुरू हुई, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो नई जो शराब नीति थी के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की शिकायतें पाई गई थीं, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की इस मामले में सिफारिश करी थी। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-2022 सवालों के घेरे में आ गई थी। हालांकि नई शराब नीति के बाद में इसे बनाने और इसके क्रियान्वयन में अनियमितताओं के आरोपों के बीच इसे रद्द कर दिया गया था। तो ये सब चीज़ें चल रही थीं। सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर भी दर्ज की थी, यानी रिपोर्ट भी इस मामले में दर्ज की थी। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी। ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही हैं। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है। वहीं सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित है, यानी दो एजेंसियां अलग अलग जांच कर रही हैं और अलग अलग उनका जो उनकी जो दिशा है वो अलग अलग है। और ये भी जानना जरूरी है कि 7 खामियां जो दिल्ली सरकार की जो सामने आई हैं उस पर जो है विपक्षी ने जो है मंशा पर उसकी सवाल उठाए सरकार की, आप सरकार की। जब शराब घोटाले के मामले ने तूल पकड़ा तो केंद्र की सरकार ने भी इसकी जांच कराई। मुख्य सचिव ने जांच करके एक रिपोर्ट तैयार की जो दिल्ली के उपराज्यपाल को 2 महीने पहले यानी भेजी गई थी। इस रिपोर्ट में भी 7 बिंदुओं पर सवाल उठाए गए थे। अब ये 7 बिंदु कौन कौन से हैं ये भी आपको बताते हैं। पहला, मनीष सिसोदिया के निर्देश पर आबकारी विभाग ने एक्सपर्ट जोन के L1 बिडर को 30 करोड़ रुपए वापस कर दिए। बिडर एक्सपोर्ट अथॉरिटीज से जरूरी एनओसी नहीं ले पाया था। इस ऐसे में उसके द्वारा जमा कराया गया सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकारी खाते में जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बिडर को यह पैसा लौटा दिया। तो बड़ा आरोप, एक जो पहला आरोप है ये वो है। दूसरा आरोप है केंद्र सरकार ने मंजूरी लिए बिना आबकारी विभाग ने 8 नवंबर 2021 को एक आदेश जारी करके विदेशी शराब के रेट कैलकुलेशन का फार्मूला बदल दिया। बियर के प्रत्येक केस पर लगने वाली 50 रुपए की इंपोर्ट जो पास फीस होती है उसको हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। इसके चलते सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ, ये दूसरा आरोप है। तीसरा आरोप है कि टेंडर दस्तावेजों के प्रावधानों को हल्का करके 177 रिटेल लाइसेंसधारियों को वित्तीय फायदा पहुंचाया गया, वह भी तब जब लाइसेंस फी, ब्याज और पेनल्टी न चुकाने पर ऐसे लाइसेंस धारकों पर कार्रवाई होनी थी। यानी ये तीसरा बड़ा आरोप गंभीर है। चौथा आरोप जो है वो ये है कि सरकार ने दिल्ली के अन्य व्यवसायियों के हितों को दरकिनार करते हुए केवल शराब कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर उनकी 144.36 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ़ कर दी, जबकि टेंडर दस्तावेजों में ऐसे किसी आधार पर शराब विक्रेताओं को लाइसेंस फीस में इस तरह की छूट या मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं था।
गंभीर आरोप है, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जो है वो उसका गड़बड़झाला हुआ। पांचवा जो आरोप है वो ये है कि सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के और किसी के साथ चर्चा किए बिना नई नीति के तहत हर वार्ड में शराब की कम से कम 2 दुकानें खोलने की शर्त टेंडर में रख दी। बाद में एक्साइज विभाग ने केंद्र सरकार से मंजूरी लिए बिना नॉन कन्फर्मिंग बॉन्डों के बजाय कन्फर्मिंग बॉन्डों में लाइसेंसधारियों को अतिरिक्त दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी। अब छठे आरोप की बात करते हैं तो सोशल मीडिया, बैनरों और होर्डिंग के जरिए शराब को बढ़ावा दे रहे लाइसेंस धारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह दिल्ली एक्साइज नियम 2010 के नियम 26 और 27 का बड़ा उल्लंघन देखने को मिला। सातवां जो आरोप है वो ये है लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी किए बिना लाइसेंस धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए उनका ऑपरेशनल कार्यकाल पहले 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 31 मई 2022 तक किया गया और फिर इसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक कर दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से भी कोई मंजूरी नहीं ली गई। ये गंभीर आरोप है। बाद में आनन फानन में 14 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाकर ऐसे कई गैर कानूनी फैसलों को कानूनी जामा पहनाने का काम किया गया। शराब की बिक्री में बढ़ोतरी होने के बावजूद रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने के बजाय 37.51 यानी 37.51% जो है कम रेवेन्यू मिला। तो ये गंभीर आरोप जो हैं ये पूरी आबकारी नीति में देखने को मिले, जिसको लेकर जो है वो अरविंद केजरीवाल अब ईडी के निशाने पर हैं। उन्हें तीसरा समन भेजा गया लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने इसे जो है साजिश बताया है, साजिश का एक हिस्सा बताया है। उनकी पार्टी ने कहा है कि दरअसल चुनावी सभाओं में अरविंद केजरीवाल शामिल ना हों, उसमें शामिल ना हो पाएँ, इसके लिए ये साजिश रची जा रही है। और इस साजिश के तहत ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि ये आबकारी नीति उचित है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन जानबूझकर केंद्र सरकार और भाजपा जो विपक्षी भाजपा है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर जो है वो हमला बोल रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं, इसके साथ ही राज्यसभा सांसद जो है वो भी जेल की हवा खा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ये मामला अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो आगे की कार्रवाई क्या होती है, आगे किस तरीके से कार्रवाई बढ़ती है और इस मामले में क्या नतीजा सामने आता है। तो बने रहिए फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क के साथ।